चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम मराठा साम्राज्य से जुड़े जो स्रोत हैं उन पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। ये एक ऐसी शक्ति थी जिसने 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। बिल्कुल। और इन दस्तावेजों में वीरता की, विजय की, उनकी विरासत की बातें तो हैं ही, लेकिन हमारा मकसद थोड़ा और गहरा है। हमें ये समझना है कि मराठा सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो एक राष्ट्र निर्माता कैसे बने और उनकी सैन्य रणनीति इतनी असरदार क्यों थी। बिल्कुल सही कहा। और हम सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की बात नहीं करेंगे, हम ये समझेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो हिंदवी स्वराज्य की सोच थी उसका असल में मतलब क्या था, और उनकी जो गुरिल्ला युद्ध नीति थी जिसे गनीमी कावा कहते हैं, उसने कैसे उस समय के बड़े बड़े साम्राज्यों को चुनौती दी। तो शुरू से शुरू करते हैं। साम्राज्य की जो औपचारिक स्थापना है वो तो 1674 में हुई, जब रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। लेकिन कहानी तो उससे बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। स्रोतों में बार बार इस गनीमी कावा का जिक्र आता है। ये असल में था क्या? मतलब सिर्फ छिपकर हमला करना तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत अच्छा सवाल है। गनीमी कावा सिर्फ एक युद्ध तकनीक नहीं थी, बल्कि एक पूरी सोच थी। यूं समझे कि अगर मुगल सेना एक भारी भरकम मालगाड़ी थी, तो मराठा सेना वो स्पोर्ट्स बाइक्स का एक दस्ता थी। अच्छा। कहीं भी कभी भी हमला करके गायब हो सकती थी। इसमें इलाके की गहरी समझ, मतलब सह्याद्री के पहाड़, घाटियां, वो उनका होम ग्राउंड था। हाँ बिल्कुल। और तेज गति से अचानक हमले करना और पहाड़ी किलों का एक नेटवर्क की तरह इस्तेमाल करना, ये सब शामिल था। मुगलों जैसी बड़ी और भारी भरकम सेनाओं के खिलाफ ये बेहद कारगर साबित हुई। तो मतलब कम संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा असर डालना। बिल्कुल। और उनका लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं था। जो स्रोत में हिंदवी स्वराज्य का जिक्र है, यानी भारत के लोगों का अपना शासन, ये विचार ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली था और इसने पीढ़ियों को प्रेरित किया। यह बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। शिवाजी महाराज के अलावा भी कई महान योद्धा थे। एक नाम जो बार बार आता है वो है तानाजी मालुसरे का सिंहगढ़ की लड़ाई 1670। हाँ, और ये कहानियां सिर्फ वीरता की नहीं है, बल्कि निष्ठा और बलिदान की भी हैं। सोचिए, तानाजी ने अपने बेटे की शादी छोड़ दी थी उस किले को जीतने के लिए। उनकी कहानी आज भी महाराष्ट्र में प्रेरणा का स्रोत है। फिर आते हैं पेशवा बाजीराव प्रथम। स्रोत उन्हें भारत का सबसे महान घुड़सवार जनरल बताते हैं और कहा जाता है कि वे अपने किसी भी लड़ाई में कभी नहीं हारे। कभी नहीं हारे? ये तो कमाल है। मतलब एक भी लड़ाई नहीं? एक भी नहीं। ये कैसे संभव है? उनका सीक्रेट था रफ्तार और दुश्मन की सोच से हमेशा 2 कदम आगे रहना। बाजीराव ने गनीमी कावा को दक्कन के पहाड़ों से निकालकर उत्तर भारत के मैदानों तक पहुंचा दिया था। उनकी रणनीति का सबसे अच्छा उदाहरण है पालखेड़ की लड़ाई 1728 में। अच्छा, उसमें क्या हुआ था? निजाम ने एक बहुत बड़ी सेना के साथ हमला किया। बाजीराव ने सीधी टक्कर नहीं ली। उन्होंने अपनी तेज घुड़सवार सेना से निजाम की सेना को चारों तरफ से घेर लिया और उसकी सप्लाई लाइनें काट दी। अरे वाह! मतलब दुश्मन की सेनाओं को छुआ तक नहीं और लड़ाई जीत ली। बिल्कुल। निजाम की विशाल सेना बिना लड़े ही भूखी प्यासी हो गई और उसे संधि के लिए मजबूर होना पड़ा। ये तो आज की मॉडर्न वॉरफेयर जैसा लगता है। हाँ, कह सकते हैं। बाजीराव ने ये साबित कर दिया कि रणनीति की गति सेना के आकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 18वीं सदी के मध्य तक मराठा दक्कन से लेकर दिल्ली तक एक बहुत बड़े हिस्से को नियंत्रित कर रहे थे। लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये एक केंद्रीकृत साम्राज्य नहीं था जैसे मुगलों का था। ये एक संघ जैसा था जिसमें इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़, ये सब शक्तिशाली परिवार शामिल थे। हाँ, और ये जो संघ मॉडल था, यही उनकी ताकत भी था और बाद में उनकी कमजोरी भी बना। ये कैसे? मतलब ताकत और कमजोरी एक ही चीज? देखिए, शुरुआत में इसने उन्हें एक बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण रखने में मदद की। हर सरदार अपने इलाके में स्वतंत्र था, जिससे प्रशासन आसान हो गया। लेकिन जैसे जैसे ये सरदार ज्यादा शक्तिशाली होते गए, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा भी बढ़ने लगी। अच्छा। उनमें आपस में ही प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई और इसी वजह से वो कभी एक होकर अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर पाए। और शायद इसी का नतीजा था 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, जिसे एक बड़ा मोड़ बताया गया है। हाँ, पानीपत में अहमद शाह अब्दाली के हाथों मिली हार मराठों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका थी। सिर्फ एक सैन्य हार थी या? नहीं, ये सिर्फ एक हार नहीं थी। ये
एक राष्ट्रीय आपदा थी। मराठों ने अपने सबसे बहादुर योद्धाओं की एक पूरी पीढ़ी खो दी। इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा था। उत्तर भारत में उनका विस्तार कुछ समय के लिए रुक गया। लेकिन महादजी शिंदे जैसे सरदारों ने बाद में उत्तर में मराठा शक्ति को फिर से स्थापित किया था, है ना? बिल्कुल, और यही मराठों की जुझारू प्रवृत्ति को दिखाता है। महादजी शिंदे ने पानीपत की राख से मराठा शक्ति को उत्तर में फिर से खड़ा किया। उन्होंने दिल्ली के बादशाह को अपनी कठपुतली तक बना लिया था। लेकिन पानीपत की हार ने साम्राज्य की नींव को कमजोर कर दिया था। वो जख्म कभी पूरी तरह से भर नहीं पाया। और आखिर में उनका सामना हुआ अंग्रेजों से। एंग्लो मराठा युद्ध, जो लगभग 1775 से 1818 तक चले, और 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के साथ ये कहानी समाप्त होती है। साम्राज्य औपचारिक रूप से समाप्त हो गया, लेकिन उनकी विरासत खत्म नहीं हुई। उनकी सैन्य नवीनता, उनके प्रशासनिक सुधार और वीरता की भावना वो आज भी प्रेरणा देती है। सही बात है। महाराष्ट्र की पहचान आज भी उनके किलों, उनकी परंपराओं और बलिदान की कहानियों से गहराई से जुड़ी हुई है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनका प्रभाव सिर्फ 150 साल के शासन तक ही सीमित नहीं था। वे सैन्य प्रतिभा, सांस्कृतिक गौरव और आत्मशासन के प्रतिरोध की भावना के प्रतीक बन गए। बिल्कुल, उनकी कहानी ने बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी बहुत से लोगों को प्रेरित किया। तो इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद ये साफ है कि मराठा सिर्फ योद्धा नहीं थे। नहीं, वो रणनीतिकार थे, वो राष्ट्र निर्माता थे, जिन्होंने लगभग 150 वर्षों तक भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। बिल्कुल, उनकी कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक मजबूत दृष्टिकोण यानी हिंदवी स्वराज्य और नवीन रणनीति यानी गनीमी कावा एक छोटे से राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदल सकती है। और ये श्रोता के लिए एक विचार छोड़ जाता है। क्या किसी साम्राज्य की विरासत को केवल उसकी अंतिम हार से आंका जाना चाहिए, या फिर उसके उस स्थायी प्रभाव से जो वो अपनी संस्कृति और लोगों के चेतना पर छोड़ जाता है?